हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। अपना पाठ 6 चल रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। ये पाठ समाप्त हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाठ पूरा हो चुका है और आज हम इस पाठ के जितने भी बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, वो सारे के सारे बुक के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से लिखना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको सीधे डायरेक्ट नंबर डालकर आंसर और क्वेश्चन दोनों को एक मतलब साधारण वाक्य बनाकर उनको नोट करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि लंबे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर। तो देखो, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन है, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाएगा बताओ। यहां पर FeCl3 है, आयरन की संयोजकता। ध्यान करो बच्चों, देखो आयरन की संयोजकता +3 है और यहां पर जाकर आयरन की संयोजकता कितनी हो रही है, +2। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या किया है, ग्रहण किया है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो क्या होता है बताओ क्या होता है। अरे ग्रहण किया जाता है तो अपचयन होता है भैया। क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहां पर परिवर्तन अपचयन कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया, अपचयन। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक पदार्थ 2 छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटता है। देखो, एक पदार्थ का 2 छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटना, सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाएगा बताओ। अपघटन। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, अपघटन अपक्रिया। अपघटन लिख सकते हैं, अपघटनी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपघटन कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे बताओ। जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपचायक पदार्थ। जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अपचायक। ठीक है ना, पदार्थ। और यहीं पे लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन ये तो त्यागने वाले हैं और ये ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे बताओ, ऑक्सीकारक। समझ गए ना, परिभाषा लिखा चुके हैं वैसे हम इनकी। अगला प्रश्न है, दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया। वो रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको कौन से चिन्ह से दर्शाया था, अर्ध तीर से। और अर्ध तीर को क्या बोला था हमने, रिवर्सिबल। क्या बोला था भैया, रिवर्सिबल। अगला प्रश्न देखो, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने वाले या बढ़ाने वाले, कच्छी कह दो। परिवर्तन कह सके, बढ़ाने वाले कह सके, घटाने वाले कह सके, करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे बताओ, उत्प्रेरक। क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है,
एंजाइम्स को क्या मानते हो आप? जो एंजाइम्स होते हैं उनको आप कौन से उत्प्रेरक मानते हो? एंजाइम्स को कौन से उत्प्रेरक मानेंगे? जैव उत्प्रेरक। ठीक है ना? या के उदाहरण लिख दें मैं, जैसे माल्टेज जैव उत्प्रेरक के उदाहरण है, यूरिएज, लाइपेज, ये 2-3 उदाहरण ध्यान रखो जैव उत्प्रेरक के लिए। अगला प्रश्न 7वां, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है 2mg + O2 = 2 MgO। बताओ इस रासायनिक अभिक्रिया में mg का क्या हो रहा है? भाई mg का क्या हो रहा है? इस रासायनिक अभिक्रिया में mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसमें mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस प्रकार का चिन्ह यूज करोगे? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए आप लोग रिवर्सिबल का चिन्ह यूज करोगे। क्लियर है? वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से उत्प्रेरित हो जाती है उसको क्या बोलोगे? वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है उसे क्या बोलोगे? बताओ। स्वतः उत्प्रेरित। क्या बोलेंगे? स्वतः उत्प्रेरित। स्वतः उत्प्रेरक नहीं पढ़ा है क्या? स्वतः उत्प्रेरक पढ़ा है ना? तो स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगता है, तो उसको स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। और ऐसी जो अभिक्रियाएं उनको क्या बोलेंगे? स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? बताओ। उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की अगर बात कर ली जाए तो अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि परिभाषा कैसे दे सकें? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, यहाँ पर छोटा सा एक देखो, एक आप कांच का गिलास लो, कांच के गिलास, 2 कांच के गिलास ले लो आप, दोनों कांच के गिलासों को आधा आधा पानी से भर लो। आधा आधा पानी से भरने के बाद उनको छू कर देख लो, टच करके देख लो और उनका ताप अनुभव कर लो कि कितने गर्म पानी भरे हैं हमने इसके अंदर। अब आप एक एक चम्मच तो सरफ लीजिए और 1 चम्मच लीजिए चीनी। एक गिलास में तो सरफ को घोल दीजिए और एक गिलास में चीनी को घोल दीजिए। सरफ को और चीनी को घोलने के बाद फिर से दोनों गिलासों का ताप अनुभव करिए और चेक कीजिए कि किस गिलास का ताप आपको पहले से कम लग रहा है, किस गिलास का ताप आपको पहले से ज़्यादा लग रहा है। तो जिसके अंदर आपने सर्फ को घोला है, डिटर्जेंट पाउडर को जिसके अंदर घोला है, उसका तापमान तो बढ़ जाता है और जिसके अंदर आपने चीनी को घोला है उसका तापमान घट जाता है।
इसका मतलब चीनी वाले गिलास में तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा का अवशोषण हो गया, और डिटर्जेंट पाउडर वाले गिलास के अंदर ऊष्मा छिपी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, इसलिए तापमान बढ़ा है पानी का। ठीक है ना, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, चेक करके, रासायनिक परिवर्तन से क्या समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा मैंने आपको लिखी थी। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के साथ साथ उनके संगठन और भार भी बदल जाते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, कोयले व लकड़ी का जलना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है ना। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने वाले उत्प्रेरक का नाम लिखिए। तो देखो, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने वाला उत्प्रेरक, वैसे तो मैंने 2-3 बार लिखी है अभिक्रिया, लेकिन आप लोग और लिख लो। कौन सा है बताओ? निकिल। क्या बोलेंगे इसको? निकिल धातु है ये, निकिल धातु। ठीक है ना। उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? देखो, उत्प्रेरण 2 प्रकार से होता है। उत्प्रेरण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? समांगी उत्प्रेरण बताया था, एक तो आपको बताया था ना, समांगी उत्प्रेरण, और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, ये दोनों उत्प्रेरण आपको बताए थे ना। तो देखो, फिर अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला प्रश्न है, Zn प्लस CuSO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया के लिए पूछा है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो देखो, यह है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय पदार्थ है, कॉपर कम सक्रिय पदार्थ है, तो जिंक अपने से कम सक्रिय पदार्थ को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। तो इसलिए ये कैसी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण, रेडॉक्स का उदाहरण, ये जो उदाहरण लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो आप रेडॉक्स के उदाहरण में, बिल्कुल सेम इसी तरह से। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी है, इसको मैंने आपको समझाया था। और चलो मैं दूसरा भी लिख रहा हूँ, Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू Fe प्लस CO2। ठीक है ना। बैलेंस कर देते हैं इसको, बैलेंस करो। कैसे करेंगे? ऑक्सीजन के इधर कितने? 4, यहाँ पर कितने? 2। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, और यहाँ 6 और 2 8, और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं होगा बैलेंस। बैलेंस चेक करो बेटा, एक बार फटाफट से बैलेंस चेक कीजिए इसका। कैसे चेक करें बताओ? आयरन के 2 हैगे, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 2 ही हैं, 2 ही है ना। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिस्टम नहीं बैठा, तो 3 से कर देते हैं गुणा। 3 से गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन के 3 और 3 6, और यहाँ 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, कार्बन के 3, कार्बन के 3। अब संतुलित हो गया ये। दोनों के दोनों उदाहरण किसके? रेडॉक्स अभिक्रिया के। ठीक है ना।
इसमें क्या हो रहा है, आयरन का तो क्या हो रहा है, आयन ते तत्व अवस्था में आ रहा है, अपचयन है रहा है। आयरन का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा आपको मैंने लिखा चुका हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है, दोनों दिशाओं में चलकर कभी भी पूर्ण नहीं होती है। वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दिशा में चलकर कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसमें अभिकारक और उत्पादों की सांद्रताएं जो होती हैं वो स्थिर होती हैं और इनमें साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य का मतलब होता है अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, और क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। उस स्थिति को हम साम्य कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा आप लोग लिख चुके हो। उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है। चलो मैं एक दो बात इसके बारे में लिख देता हूं मैं यहाँ पर। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। देखो इसमें पॉइंट डाल के लिख दूं मैं, अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग समान होता है। अग्र और पश्च का मतलब आधो तीर तो इतको लगेगा और आधो तीर इतको लगेगा। तो इतको जो तीर है वो तो आगे को ले जा रहा है, इतको तीर या पीछे को ला रहा है। ठीक है ना। अभिकारक व उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर होती हैं। अतः इनमें साम्य स्थापित होता है। साम्य स्थापित होता है। ठीक है ना। और तीसरा ध्यान रखना, ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती, पूरी नहीं होती, कभी भी चलती रहती है, पूर्ण नहीं होती हैं। ये उत्क्रमणीय के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को आप कौन से चिन्ह से लिखोगे, अर्ध तीर या रिवर्सिबल। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष का काम बताओ। उत्प्रेरक वर्धक, इसका काम क्या है। इसका काम है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना। और विष का काम क्या है, उत्प्रेरक विष, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है। दोनों उनके एक दूसरे के विपरीत काम है। ठीक है ना। अगला देखते हैं भाई, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कराती है। अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, अम्ल और क्षार की निश्चित सांद्रताओं के अनुपात में जब इनको मिलाया जाएगा तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसलिए इनकी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वेग के आधार पर अभिक्रिया कितनी है, वेग के आधार पर अभिक्रिया दो हैं,
दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी? मंद व तीव्र गति की अभिक्रिया। मंद गति की अभिक्रिया और तीव्र गति की अभिक्रिया दो प्रकार की तो लिखाई है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। ताप अपघटन काहे कहेंगे बताओ? जब किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वह अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है, इसे ताप अपघटन कहते हैं। इसका उदाहरण दे दो। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगी। ताप अपघटन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लिख दो, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर दो। ताप दे रहे ना, ऊष्मा दे रहे ना, तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये ताप अपघटन के उदाहरण आपके सामने मैंने नोट कर दिए हैं। अगला है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करता है? अभिक्रिया में उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के उत्प्रेरक केवल क्या काम करता है? अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। क्या करता है? वेग में परिवर्तन करता है। ठीक है ना, केवल वेग में परिवर्तन करेगा, किसी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करेगा, शुरू नहीं करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत। समीकरण संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत क्या है? ध्यान है, हिट एंड ट्रायल विधि, ट्रायल मेथड लिखा है हो ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुमान विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अनुमान विधि। समीकरण को संतुलित करने का आधारभूत सिद्धांत। कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है बताओ? कोयले का दहन, कोयले का दहन करो, कैसे होगी? C+O2 = CO2। कौन सी अभिक्रिया बताओ? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया लिख दोगे यहाँ पर? ऑक्सीकरण। ठीक है, कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया भैया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराएंगे तो विलयन जो प्राप्त होगा आपको, उसका पीएच कितना होगा? 24 नंबर डाल के लिख रहा हूं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों की अभिक्रिया करावें तो ये जो विलयन आपको प्राप्त होगा, इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7। क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से उदासीन लवण प्राप्त होता है, इसलिए पीएच मान उदासीन पदार्थों का कितना होगा? 7। बिंदु 7 जो बीच में आता था ना पीएच लेवल के में, उसको ही तो बोलते थे। तो उदासीन पदार्थों का पीएच मान कितना आएगा? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। AgNO3 25 आएगा ना, AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3।
इस अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, बताओ कौन से प्रकार की है। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़े, समझाना पड़े, तो क्या करोगे? सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हो तो सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इसमें दो पदार्थों के आयनों के परस्पर विनिमय से दो नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। समझ में आ गई? द्विविस्थापन किसको बोलेंगे? परिभाषा लिख दो। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मूलकों के परस्पर विनिमय से दो नए यौगिकों का निर्माण होता हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यही तो है परिभाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लोरोफॉर्म, सूत्र है CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, में कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाकर, एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख दूं C2H5OH, मिलाकर रखा जाता है। तो देखो पहले अभिक्रिया ध्यान करवाऊं तुमको, मैंने लिखा ही वैसे ही अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन C2H5OH COCl2 प्लस क्या बनेगा? H2। दो ठीक है, यहां पर दो, तो चेक करो एक बार, संतुलन को चेक कर ले करो एक बार। H2 नहीं बनेगा, यहाँ HCl बनेगा बेटा, HCl। तो दो, चेक करके देखो, गिन लो। 2HCl 2 सही है। अब देखो क्यों रखते हैं एथिल अल्कोहल को मिलाकर। ये वाला ही अभिक्रिया मैंने आपको समझाई थी ऋणात्मक उत्प्रेरक में। तो कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिकारकों की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, और ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, ये बहुत ही क्रियाशील होता है। तो मैं आंसर लिख रहा हूं उसको, क्लोरोफॉर्म एक क्रियाशील पदार्थ है जो वायु की ऑक्सीजन, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन से स्वतः ऑक्सीकृत होकर हो जाता है और फॉस्जीन जैसा विषैला
पदार्थ बनता है, अतः क्लोरोफॉर्म की क्रियाशीलता को कम करने के लिए, क्लोरोफॉर्म की क्रियाशीलता को कम करने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा एथिल एल्कोहल की मिलाकर रखते हैं। ठीक है, ये इसका कारण है भैया। अगला प्रश्न चेक करते हैं। देखो अब चेक करते हैं कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है, चेक करो। एक अभिक्रिया दे रखी है हमको, कॉपर प्लस ZnSO4 इक्वल टू कॉपर SO4 प्लस Zn। एक अभिक्रिया तो ये है। और दूसरी अभिक्रिया दे रखी है हमको Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। तो देखो ये अभिक्रिया संभव नहीं है और ये अभिक्रिया संभव है। कारण सुन लो भैया, यहाँ पर जो कॉपर होता है वो कम क्रियाशील तत्व है, जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है। सक्रियता श्रेणी में अगर ध्यान से देखेंगे तो कम क्रियाशील तत्व अपने से अधिक क्रियाशील तत्व को नहीं हटा सकता, विस्थापित नहीं कर सकता, तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकती। भाई कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को नहीं हटा सकता, इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं होती है। चलो कारण लिख देता हूँ, कॉपर कम क्रियाशील और जिंक अधिक क्रियाशील, यही तो समझ चाहिए, इसी से आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है ना। और ये संभव है क्यों? आयरन अधिक क्रियाशील और कॉपर कम क्रियाशील है। ठीक है, तो दोनों अभिक्रियाओं को आप आराम से समझ सकते हो कि अभिक्रिया क्यों संभव हैं और क्यों संभव नहीं है। ठीक है ना। तो ये बेटा आपको हमने करा दिया। यहाँ पर जो बुक के क्वेश्चन आपको चैप्टर में कहीं भी हमको ऐसा लगा कि ये शायद रह गया होगा, नहीं समझाया, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पुटअप कर लिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि सर ये क्वेश्चन और रह गया, ये हमसे नहीं आ रहा, तो आप लोग मैसेज करके मुझे बता देना, उस क्वेश्चन को और भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एक प्रश्न मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान करना कि आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर मेरे को 4 अंतर बताने हैं। दोनों अभिक्रियाओं को ध्यान से पढ़ना और उन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर 3 या 4 अंतर निकाल के आप मुझे बताना कि सर ये अंतर हमने उसमें से सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।